ऑनलाइन टीवी की महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान। सियासत में नैरेटिव, परसेप्शन और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि इन तमाम चीजों के लिए मौजूदा बीते 5-6 सालों से इसके लिए मास्टर मानी जाती है, मगर ऐसे में राहुल गांधी जब सत्ता पक्ष पर वार करते हैं, प्रहार करते हैं, तो फिर उनके जरिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर के जो गर्चे सत्ता पक्ष के ऊपर एक बड़े तीखे तेवर में, कटाक्ष के अंदाज में रहा हो, लेकिन बीजेपी उनको उन्हीं शब्दों के जरिए कैसे घेरती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीते दिनों राहुल गांधी ने दरअसल देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसानों को मुद्दे को लेकर के, या फिर महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के, या फिर बजट को लेकर के, सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि देश सिर्फ हम दो हमारे दो की नीति पर चल रहा है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ साथ में उन्होंने अडानी अंबानी बंधुओं के नाम लिए बिना उन्होंने इशारे इशारे में कहा। मगर आज जब पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के नेताओं के, प्रधानमंत्रियों की अपमानित करने के सिवा उनके पास में कोई काम नहीं होता। साल 2013 का उन्होंने हवाला दिया, जब पार्लियामेंट के अंदर एक अध्यादेश पारित किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस कानून को निष्क्रिय किए जाने की बात है, जिसमें दोषी उम्मीदवार या दोषी नेताओं को चुनाव न लड़ने की बात की गई थी, जिसमें अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उन्होंने कहा कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो प्रधानमंत्री या मौजूदा वक्त के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनका अपमान करना ही राहुल गांधी का एक बेहतरीन पेशा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में एक और कड़े शब्दों का प्रयोग किया निर्मला सीतारमण में, जिस पर ऐतराज भी जताया गया। हम इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे कि मुद्दे अपनी जगह, जनता की आवाज अपनी जगह, या फिर राजनीतिक चपकलिश के बीच में वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन शब्दों की गरिमा या फिर जो शब्द बोले जा रहे हैं, क्या वो उसी नेता के या उसी पार्टी के खिलाफ कहीं नहीं होने जा रहे हैं? क्योंकि आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उससे ऐसा ही लगता है। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि निर्मला सीतारमण ने पलटवार कैसे किया और फिर राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कैसे की थी। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो बता दिया। और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो। Sir, Pradhan Mantri Swanidhi Yojana. For those who are constantly accusing us of dealing with cronies, Swanidhi doesn't go to cronies. Damads get land in states which are governed by some parties. Rajasthan, once upon a time. Haryana, once upon a time. I can give you the details. Minister Arjun Ram Meghwal has been repeatedly saying the kind of allegations which are coming for the lands taken away at throwaway prices from farmers. They gave farmers pittance and took away the lands. That is Damad operating. Hum do hamare do is that. We are 2 people taking care of the party, and there are 2 other people who have to take care. Daughter and the Damad will take care of that. We don't do that. Swanidhi is tailored. PM Swanidhi Yojana is tailored for those small traders who are in the streets. तो निर्मला सीतारमण में अपने भाषण के दौरान, अपनी बातों के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए हुए एक तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट और फिर प्रियंका का जिक्र करते हुए उन्होंने कटाक्ष किया कि 2 लोग ऐसे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो पार्टी चलाते हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो बाकी चीजें चलाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या
अब उनसे जमीन भी वापस ले ली जाएगी, या जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान और हरियाणा के अंदर जो जमीन दी गई, जिस तरीके से मानकों को ताक पर रख करके सब कुछ उनको सौंप दिया गया, तो क्या यह मान लिया जाए कि हम दो हमारे दो का सही माना, या फिर उसकी सही डेफिनेशन राहुल और सोनिया, प्रियंका और वाड्रा है? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी जिस वक्त अपनी बातों को रख रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उनका मुद्दा था किसान, उनका मुद्दा था महंगाई, उनका मुद्दा था गरीब, उनका मुद्दा था खेत खलियान। हालांकि जिस वक्त बातें बोल रहे थे उस वक्त विरोधी दल यानी कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनको बार बार यह कहा कि चर्चा बजट पर हो रही है, बजट पर वापस आइए। राहुल गांधी ये कहते रहे कि साहब ये सारे मुद्दे बजट से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में इन मुद्दों के साथ में इस वक्त हम अगर इन बातों का ना करें तो कब और कहां पर करें। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो, जैसा कि जोश आपने राहुल गांधी का देखा और सुना। हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दीप्ति रावत भारद्वाज जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राशिदा अहमद जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त ज़ेबा यास्मीन जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त है अमलेंदु उपाध्याय जी। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर डॉक्टर दीप्ति सिंह जी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे ही दीप्ति रावत भारद्वाज जी करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हालांकि वो नारा इंदिरा गांधी का दिया हुआ था, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए हम दो हमारे दो, यानी कि दो ही बच्चे अच्छे, उस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को लेकर कटाक्ष किया और उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के कटाक्ष किया, जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि ये सत्ता पक्ष के सबसे नजदीक है। मगर उसके जवाब में राहुल गांधी को डूम्सडे मैन यानी कि प्रलय की बात करने वाला व्यक्ति आज कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऐसी भी खबरें हैं कि उनको नोटिस भी जारी किया गया। क्या ये शब्दों के जाल में जनता के मुद्दों से चीजों को भटकाना नहीं है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हम दो हमारे दो की बात आज मतलब अभी नहीं, अभी राहुल गांधी जी ने कही और हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं आज। लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो हम दो हमारे दो पर नहीं चल रहे थे, वो चल रहे थे केवल हमें दो। तो मैं तो ये कहूंगी कि निर्मला जी ने बात करी कि हम दो हमारे दो, उनका अर्थ ये था कि वो कैसे वो दो तो हैं ही माँ बेटे जो सरकार चलाते हैं, हमारे दो यानी कि उनकी बेटी और दामाद, इससे उनका अर्थ रहता है उनकी सरकारें ऐसी चलती हैं। यहाँ पे जो सरकार है वो जो गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर आती मगर है, उसी मुद्दे को तो राहुल गांधी उठा रहे थे। दीप्ति भारद्वाज जी, राहुल गांधी ने इन शब्दों का प्रयोग तो कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी से सीखा ना। राहुल गांधी ये कहते हैं कि सिर्फ शब्दों के जाल में मुद्दों को घुमाना भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। वो कह रहे कि हमने तो सीखा है बीजेपी से, इसलिए अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि असंवैधानिक नहीं है तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, शब्दों का जाल अगर कोई भी पार्टी यूज करती हो, लेकिन काम करना भी भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आज जो हमारी सरकार है जो केंद्र में चल रही है, आप इससे नकार नहीं सकते हैं कि वो एक ऐसी सरकार है जो सचमुच में गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था ये तो आपकी पार्टी कहती है ना, ये तो आपकी पार्टी कहती है। विपक्ष, वर्ल्ड पावर बनाने की ये तो आपकी पार्टी कहती है। विपक्ष जो कहता है, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या चीजें सही है उसका एनालिसिस अभी करेंगे। अमलेंदु जी हमारे साथ में जुड़े हुए। मगर राशिदा खान जी, जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, क्या वो चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए उल्टी पड़ गई? ये नारा किसका दिया हुआ था? ये नारा तो इंदिरा गांधी का दिया हुआ था, हम दो हमारे दो, एक अच्छे अंदाज में दिया गया नारा था। मगर क्या इस नारे के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं का भी अपमान किया है? ऐसे भी आरोप लगे उनके ऊपर। नहीं, कोई अपमान नहीं किया है। हमने जो किया, जो कहा है वो सच कहा है, कोई बुरा नहीं कहा है। और हमारा कहने का जो मीन्स था, जो अर्थ था, वो ये है कि अमित शाह और मोदी जी इन लोग के लिए है। क्योंकि वजह ये है कि दो हम और हमारे दो का जो नारा लगा हुआ है कि हमारे जो महामारी हुई थी उसमें 35% जो हमारे अबानी अंडानी है उनकी संपत्ति बढ़ी,
और 11 पूंजीपतियां जो हैं उनकी संपत्ति बढ़ी। लेकिन उस वक्त की बात कीजिए जब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके बच्चे भूख से मर गए। उस समय उनकी जो है राशिदा खान जी, राशिदा खान जी, और आज राशिदा खान जी, उद्योगपति जो हैं राशिदा खान जी, राशिदा खान जी, आराम से बहस करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों की अगर संपत्ति में इजाफा नहीं होगा तो बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? घाटे के लिए कर रहे हैं। अगर महामारी के दौर में उनका बिजनेस बढ़ा है तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के लिए वो एक बैकबोन है। आपके पास में कोई ऐसा तर्क है जो गलत? सवाल सुन लीजिएगा राशिदा खान जी, राशिदा खान जी सवाल सुनिएगा। क्या आपके पास में कोई ऐसा तर्क है जिसमें गलत तरीके से नियमों को ताक पर रख करके सरकार ने उनकी मदद की और उनकी संपत्ति बढ़ गई है? बिल्कुल। अभी क्या है, किसानों का मुद्दा है। अगर सरकार हमारी तानाशाह बन गई है, हिटलर शाह बन गई है, क्यों नहीं सोच रही है? भाई जब इस समय महामारी में किसी को जाने का किराया नहीं था, किसी के लिए पेट भरने का खाना नहीं था, 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे रोड पे, तो उस समय हमारी सरकार क्या कर रही थी? लेकिन उस समय सिर्फ पूंजीपतियों का पैसा बढ़ रहा था। तर्क राहुल गांधी ने नहीं दिया ना राशिदा खान जी। जो हमने सवाल इसीलिए चर्चा आज हम बैठ करके इसीलिए कर रहे हैं राशिदा खान जी, चर्चा हम बैठ करके इसीलिए कर रहे हैं कि जो बातें आप कहे, जो आरोप लगाए जाए किसी भी तरीके की तरफ से लगाए जाए, आपकी तरफ से लगाया जाए, बीजेपी की तरफ से लगाया जाए या किसी पार्टी की तरफ से लगाया जाए या मेरी तरफ से सवाल उठाए जाए, तो उसके पीछे तर्क होने चाहिए ना। राहुल गांधी ने अगर पार्लियामेंट के अंदर कहा होता कि इन कानूनों को ताक पर रख करके केंद्र की सरकार ने अडानी अंबानी बंधुओं की मदद की है, तो फिर उस पर चर्चा होती ना कि हां यह गलत हुआ। आप तो आरोप लगा करके भाग जाते हैं। तो आज तो वही नहीं, आरोप लगा के हम क्या भागते हैं? हम तो अपनी बात को कह के कहते हैं हमने कहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और रही बात जो है कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस ने किया है, मैं बता दूं जितना कांग्रेस ने कर दिया है, आज वही अमित शाह और मोदी जी प्रॉपर्टी बेच के देश को बनाने काम कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ ऑन पेपर सारे काम हो रहे हैं। सवाल से नहीं भाग रहे, सवाल से नहीं भाग रहे। देखिए हमने जो कहा वो कहा, कोई गलत नहीं कहा है, और उस चीज को लेके ये हमारा ही था। लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन की है, जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, नाम लेने में दिक्कत क्यों है? कुछ नहीं है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नाम लेने में दिक्कत क्यों पैदा हो गई? अगर इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं हम दो हमारे दो, यानी कि 4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे, तो सीधे सीधे नाम ले लेते, सीधे सीधे नाम ले लेते कि कौन है वो 4 लोग। नाम ले क्या अरे नाम ले क्या? देखिए अमित शाह और मोदी जी ये 2 लोग हैं, और ये पूंजीपति जो इनके अंबानी है उनको बढ़ावा कर रहे हैं। अब जितने मुख्यमंत्री हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, मतलब जो भी मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, उनका कहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि ठीक है मैं ज़िबा यास्मीन जी और दीप्ति जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले ठीक है मैं कमेंट अमलेंदु जी आपसे लेना चाह रहा हूं। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राहुल गांधी का एक शब्दों का नारा जिसको उन्होंने दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए नाम लिए बिना, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बंधुओं के लिए, वित्त मंत्री का पलटवार। अगर आपने वार किया है तो फिर पलटवार तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अमलेंदु जी कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे अगर आप वार करेंगे तो पलटवार के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो है वो पलटवार झेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, या उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि इसके बदले में पलटवार भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बातें कही वहाँ, भले एक तो देखिए संसद की अपनी एक मर्यादा होती है, एक तो जो सदस्य संसद का सदस्य नहीं है उसके विषय में आप संसद में इस तरीके से नाम लेकर नहीं बोल सकते, इसलिए भी राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब राहुल गांधी ने नाम ली, मतलब क्यों नहीं लिया ये राहुल गांधी जाने, लेकिन मेरी जो समझ है वो यही कहती है कि इसीलिए अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया। लेकिन समस्या ये है और बात भी यही है कि राहुल गांधी ने अगर नाम नहीं भी लिया, लेकिन सारे देश में मैसेज जो है वो राहुल गांधी की बात से चला गया कि वो किन हमारे 2 लोगों के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके जवाब में अमलेंदु जी, उसके जवाब में निर्मला सीतारमण डोम्स मैन कहेंगे, प्रलय की बात करने वाला व्यक्ति ये कहेंगे, क्या उसके जवाब में यह कहना उचित है या फिर इसको संवैधानिक भाषा माना जा सकता है? आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, और ऐसे में वित्त मंत्री के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस जारी किया गया है। ऐसी बातें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, यानी कि आपने जो कहा उस पर नहले पे दहला हमने कर दिया।
नहीं, देखिए, अब देखिए, ये मानना पड़ेगा आपको कि पिछले 6-7 वर्षों में संसद के अंदर मर्यादा जो है शब्दों की बहुत ज्यादा गिरी है। और ये 70 सालों में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के शब्द भी जो है वो संसद की कार्रवाई से निकालने पड़ जाते हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं, मतलब कुल मिला के डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छी नहीं है। मतलब जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा सदन में गिर रही है, इसी सदन में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, और प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी हुआ करते थे, भूपेश गुप्त हुआ करते थे। लंबी बहसें हुआ करती थी, और तमाम मसलों पे लंबी बहसों के बाद जो थे वो कानून भी बना करते थे और जनता के सवाल भी उठा करते थे। अब जनता के सवालों पे तो बात बहुत कम होती है और इधर उधर की बातें जो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर यानी कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लफ्फाजियों के सहारे, लफ्फाजी के सहारे, शब्दों के जाल के सहारे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपने अपने पक्ष को रखते हैं, उसे समेट करके बेहतरीन उसके चाशनी में लपेट करके, ताकि जनता उसे में भ्रमित हो रहे। मैं ज़ेबा यास्मीन जी आपकी तरफ आ रहा हूं। ये जो शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द बनाए जाते हैं, कभी कभी तो इनकी भी आगे की भी मर्यादा चली जाती है। आप सहमत हैं राहुल गांधी के बात से, या फिर आप सहमत हैं निर्मला सीतारमण की बात से? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम इनसे सहमत हैं या उनसे सहमत हैं। हम कहेंगे हम दोनों से ही सहमत नहीं हैं। संसद की एक मर्यादा है, उसको लांघना नहीं चाहिए। संसद बना है तर्क की बात करने का, ना कि तंज कसने का, और दोनों ही तरफ से तंज कसा गया है, तर्क की बात नहीं करी गई है। समाजवादी पार्टी इसमें किसी का भी पक्ष नहीं, मगर मर्यादा तो हर जगह बची रहनी चाहिए ना ज़ेबा यास्मीन जी। मर्यादा चाहे संसद हो, मर्यादा चाहे पब्लिक डोमेन की किसी भी जगह हो, रैली हो, हर जगह मर्यादा तो बनी रहनी चाहिए ना। बिल्कुल, और संसद में आप तर्क से अपने बात को रखिए, ना कि एक दूसरे पे तंज कसिए। अगर तर्क से बात रखेंगे तो उसका हल निकलेगा। तो ये जबान फिसलती है जानबूझ करके। ज़ेबा यास्मीन जी, भारतीय जनता पार्टी को, देखिए समाजवादी पार्टी का जो ज़ेबा यास्मीन जी, ये जबान फिसल जाती है या जानबूझ करके इंटेंशनली तैयारियों के साथ में नेता जाते हैं ऐसा बोलने के लिए? देखिए, जब नियत ही साफ नहीं होगी, जबान से सफाई आपको वैसे भी नहीं क्योंकि आपके बगल वाली विंडो में सीतारमण जी की ज़ेबा यास्मीन जी, आपके बगल वाली विंडो में, आपकी बगल वाले विंडो में दीप्ति रावत भारद्वाज जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। वो आप पर अगला सवाल यही करेंगे कि आपके नेता ने क्या कहा था बलात्कार वाले मामले को लेकर के या महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले मामले को लेकर। और सीतारमण जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले भी लोगों को शॉक दिया है अपने बयानों से। जब प्याज की महंगाई पे बात की गई तो उन्होंने कहा हम तो प्याज खाते नहीं है। तो सीतारमण जी से ये एक्सपेक्टेड था कि तंज का जवाब वो तंज से ही देंगी, तर्क की बात वो नहीं रखती है। और जहां तक इनके प्रवक्ता महोदय जो भी है बीजेपी की, वो जो भी सवाल रखेगी उसका जवाब देने को मैं सक्षम हूं। ठीक है, एक बार मैं सारे मेहमानों की तरफ बोलूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। दीप्ति सिंह जी, एक समाज सेविका होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, जाहिर तौर पर अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता होगा, सियासी जमातों से लेकर के राजनीतिक धार्मिक संगठनों से। ये जो शब्दों की मर्यादा है, भाषा पर जो लगाम है, या फिर क्या किसी दूसरे को गलत साबित करने के लिए हम एक गरिमा में रह करके अपनी बातें नहीं कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर यहां पर उल्लंघन क्यों होता है, वो भी पार्लियामेंट जैसी जगहों पर? संसद से उस शब्दों को ऑन रिकॉर्ड जो कहा जाता है उसे निकालना पड़ता है सभापति को, राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष को। जबार, देखिए, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जो व्यवस्था है, इसमें प्रश्नकाल होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने वाले को आप अपने हिसाब से नहीं कह सकते कि आपको मैं ऐसा आंसर कर सकती हूँ या इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तो ये सवाल आप मत पूछिए। तो सबसे पहले अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा था तो उसके जवाब में जो सीतारमण जी एक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करती हैं अपने भारत का के वित्त मंत्री होने के नाते, उनसे ये उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि वो मर्यादित तरीके से और काफ़ी अपने को जज्ब रखकर, अपने को कंट्रोल में रखकर वो कुछ आंसर कर सकती थी, या इसको आंसर नहीं भी करती तो चलता। क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दोनों के आपस में लड़ाई जब होती है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, ऐसी ही चीज देखने को मिल रही है। इनको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको हमने बड़े विश्वास और बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर उम्मीद जताकर उस जगह पर भेजा है जहां पे आज ये बैठे हैं। यहां हर किसी को ये जगह नसीब नहीं है, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, ना कि आपने वो किया था, आपके टाइम पे दामाद थे इसलिए हमारे टाइम पे दो भाई हैं, ये बोलकर एक दूसरे से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह मुझे लग रहा था कि सीतारमण जी के ये वक्तव्य उनके किसी भी तरीके से उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को कहीं निखार नहीं रहा है, बल्कि हम लोगों को शर्म आ रही है कि हमारे देश के इतने बड़े नेता जो इतने बड़े प्रोफाइल को होल्ड करने वाली कुछ भी बोल रही हैं, तो उनको फिर ये नहीं पता के पीछे मोटिव क्या होता है, मकसद क्या? बस चोट लगाना, एक दूसरे को
आघात जनता पहुंचाना। के लिए पार्लियामेंट है, जनता के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता के लिए सारी तिकड़मबाजी चलती है। और फिर इसके पीछे ऐसे लोगों का मोटिव क्या है कि साहब हमारी खामियों को छुपे रहने दो, हम तुम्हारी खामी को छुपे रहने देंगे, लेकिन जब तुम उजागर करोगे तो हम तुम्हें कि इस पे रिव्यू करा लेना चाहिए कि क्या आपके इस नेता को, जिनको चुनकर आपने बहुत अपने सारे वोट देकर वहां तक भेजे हैं, क्या आपको अपने ये नेता इस वक्त कैसे लगे। आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर पे क्यों ना ये सवाल सरकार छेड़ती है कि हमारे इन नेताओं पे जरा अपने अपने मार्क्स दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा कि कौन किस स्थिति में है और कौन कितना पसंद किया जा रहा है। ऑफ कोर्स आपको पसंद किया जाना चाहिए। दीप्ति सिंह के सामने जी अपनी बात आप जारी रखिएगा। जी वही मेरा हिसाब था कि भाई कम से कम हर किसी को, अपने जिन नेताओं को हमने चुना है, हम उनको स्कोर भी करें। तो आपको गलत कौन लगा? राहुल गांधी गलत लगे या उसके जवाब में एक कदम आगे निकल गए निर्मला सीतारमन? एक कदम आगे जाती हुई निर्मला सीतारमन, क्योंकि देखिए अभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो जनता के प्रतिनिधित्व के हिसाब से, क्योंकि प्रश्नकाल है, अगर आप डेमोक्रेसी को बचाए रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो सवाल पूछने वाले को जिंदा रहने दीजिए ताकि आप अपने काम को बता पाए। दीप्ति भारद्वाज जी, दीप्ति सिंह जी को आपने सुना, मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक चेतावनी आज दी है निर्मला सीतारमन ने कि ऐसा है कि अगर तुम इन चीजों को ज्यादा कहोगे तो हम तुम्हारी चीजों को इसी अंदाज में सामने लाएंगे, इसलिए चुप रहो, जरा खामोश रहो, मुद्दों को मत उठाइए। देखिए मैं तभी बोलूंगी जब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने सबको बोलने का पूरा समय दिया है। आपको मैं सबसे ज्यादा मौका दूंगा क्योंकि सत्ता पक्ष से आप हैं जी। नहीं देखिए, क्योंकि क्या है कि आपको जब आप बात बोलना शुरू करते हैं तो आपको उसको खत्म भी करना होता है, बीच में नहीं रुक सकते हैं आप उस बात के लिए। तो अगर मेरे को पूरा बात बोलने की इजाजत है मैं तभी बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आपको इजाजत है जी। तो देखिए इसमें कई बातें अभी सामने आई, बहुत सारी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए, तो मैं आपसे ये कहूंगी, देखिए पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही थी। राहुल गांधी जी को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस बात पे डिस्कशन हो रहा है वहां पर, और जब आप पार्लियामेंट में बात करते हैं तो हम स्पीकर को एड्रेस करते हैं, स्पीकर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, और बार बार उनसे स्पीकर बोलते रहे कि आप यहाँ जो चेयर है उसको देखकर बोलिए या उससे बात कीजिए, लेकिन वो केवल अपने जो 40 उनके जो सांसद हैं उनको देखते हुए उन्हें एड्रेस कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे। तो देखिए एक तो जो पार्लियामेंट में इतने साल से वो हैं, उनको पार्लियामेंट नहीं, दीप्ति रावत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दीप्ति रावत जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप ही के पास में 1 to 1 हो। ये कोई अकेले राहुल गांधी ऐसे सांसद तो नहीं है जिनको टोकना पड़ता है लोकसभा के अध्यक्ष को कि हमें देख करके, चेयर को देख करके आप एड्रेस कीजिए, ये अक्सर होता है। नहीं, मैं आपसे बीच में, दीप्ति भारद्वाज जी, दीप्ति भारद्वाज, इस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगी। दीप्ति भारद्वाज जी, मैं आप ही के पास हूँ, अगले 5 मिनट तक मैं आपके ही पास हूँ, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप उसको पूरा मौका दे रहा हूँ। पहले मुझे पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, एक एक करके उस पर जवाब लेते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि सारे नेताओं का कुछ ऐसा ही चरित्र रहता है पार्लियामेंट के अंदर, जब बोलते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को टोकना पड़ता है। आप बात में से सवाल बाद में बताइएगा, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, पूरी बात खत्म नहीं हुई। मैंने आपसे मैंने कहा कि वो जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था, वो पार्लियामेंट में जैसा होना चाहिए बात करनी चाहिए, वो एड्रेस नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। बाकी और लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, ये मुद्दा बात का है, ये बात की बात है। और जो उनका अर्थ था हम दो हमारे दो से, वो उनका ये अर्थ था, क्योंकि भाई वो स्वयं हमेशा से हमें दो की राजनीति करते आए हैं कि हमें दो, और उसके बाद हम दो से उनका अर्थ था वो और उनकी माँ, और हमारे दो उनकी बेटी और उनके दामाद। ये तो सबने साफ किया है, भारतीय जनता पार्टी की ने साफ साफ कहा है कि इनका अर्थ यही है, क्योंकि इन्होंने यही सीखा है हमेशा से। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके की सरकार चल रही है, और जितने लोग यहाँ देखते हैं, जो जानते हैं, सबको पता है कि पिछली जो सरकारें कांग्रेस की 70 साल में रही हैं, उन्होंने किसका घर भरने का काम किया है, किसके बैंक बैलेंस बढ़े हैं, कि उन्होंने क्या किया है इस देश के साथ, तो ये सब जानते हैं। आखिरकार जनता के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये वो जानते हैं। तो ये जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही, और जिस तरीके से उनको पार्लियामेंट में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था, और उनका अर्थ जो था वो ये था जो मैं आपको कहा है, और लगातार हमारे जितने नेता हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि वो उनको एक्चुअली यही मालूम है, इतनी ही जानकारी है, तो वो इतनी ही जानकारी दे भी सकते हैं।
तो यही उनका अर्थ था। और जहां तक निर्मला सीतारमण जी की बात है कि उन्होंने वहां पर जो अपना वक्तव्य रखा और उस पर जवाब दिया, तो देखिए जब आप प्रधानमंत्री के लिए और बाकी लोगों के लिए अगर आप इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट कमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपको जवाब भी जरूर मिलेगा। ठीक और है। इसमें मुझे लगता तो है कि क्या राहुल अगर की इस भाषा से अपमानित हुए हैं पीएम या गृह मंत्री? पीएम और गृह मंत्री अपमानित क्यों होंगे? क्योंकि उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये कांग्रेस की पद्धति है, हम दो और हमारे दो की। ये नारा भी उनकी ठीक है, दादी ने सवाल ये दिया है कि था। अगर फर्क नहीं और पड़ता राहुल गांधी को, अगर उन्हीं के भारतीय पास- जनता पार्टी इतना नॉन उनकी सीरियस अपनी लेती है, पार्टी में तो स्टार्ट फिर है। उनकी हर बात पर हमारी इस तरीके से पार्टी में पलटवार हम क्यों दो करती हमारे है? दो नहीं और होता ऐसे है। में क्या यहाँ सत्ता पर पक्ष से कोई फिर भी विपक्ष ये जवाब लोकतांत्रिक लेना पार्टी छोड़ है, दे, कोई सवाल भी पूछना राष्ट्रीय- छोड़ दे? तो मैं अमलेंदु जी आपकी तरफ आता हूं, उससे पहले एक कमेंट में लूंगा राशिदा खान जी से। राशिदा खान जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ब्रेक पे जाने से पहले दीप्ति भारद्वाज जी जो बातें कर रही थी। जी जी, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना ये चाह रही हूँ कि ये जान ले कि अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 19A से लेके ABCD जो है वो पढ़ ले अच्छी तरह से, क्योंकि सबको अपने व्यक्ति को मतलब प्रेजेंट करने का अधिकार है। दूसरी बात, यही हमारे प्रधानमंत्री संसद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को क्या कहा था, मनमोहन सिंह को, कि इनको रैनी कोट पहनकर नहाने की आदत है बाथरूम में, तब तो कोई मर्यादा खराब नहीं हुई थी। और यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक विदेशी है और ये विदेशियों की सरकार है। अगर प्रियंका चोपड़ा जैसी लोग और सानिया मिर्जा लोग जैसे विदेशों की लड़कों से शादी करती है तो वो भारत की बेटी कहलाती है, और अगर एक विदेशी महिला अगर हिंदुस्तान में आकर रहती है तो वो विदेशी कहलाएगी, भारतीय नहीं कहलाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो लफ्ज है, बहुत ही बुरे हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट तो कर नहीं पा रही है। और रही इनकी बात, हमको कहने का अधिकार है, हम स्वच्छ हैं, अपने शब्दों को कह सकते हैं। अगर हम सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो क्या किससे पूछेंगे? क्योंकि इस समय सत्ता में आप हैं। अब सिर्फ बातों को लपेट के झपेट के प्रेजेंट करना ये कोई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी इतने सीनियर, मनमोहन सिंह को क्या कहा था, रेनी कोट पहनने का अधिकार है, और वो ये कहते हैं कि मैं लोगों के पहनावे से पहचान लेते हैं कि ये कौन लोग हैं। अब मैं प्रधानमंत्री से पूछती हूँ कि अगर उन्होंने कह दिया हम दो हमारे दो, तो कौन सा बुरा कह दिया है? भाई हमको अपने शब्द को प्रेजेंट करने का अधिकार है, मैंने प्रेजेंट कर लिया है, उसमें एक्शन और रिएक्शन लेने कोई बात नहीं होती है। दीप्ति जी जवाब दीजिएगा एक। देखिए मैं इस पर कहूंगी कि जो टिप्पणी राजनीतिक तौर पर की जाती है और कई बार गलत ऐसे बोले जाती हैं बातें, उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें तो मौत का सौदागर जैसी बातें भी इस्तेमाल हुई हैं, बहुत सारी ऐसे नहीं तो फिर दोनों तरफ से ऐसी बातें दोनों तरफ से इस्तेमाल ऐसे हुई हैं शब्दों जो का नहीं प्रयोग किया होनी जाता है। चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। तो तो मैं बुरा क्यों आपसे लगता है यही ना, कहूंगी, कि बुरा क्यों लगते हैं? तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपका देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जनता जानती है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का परिवार कहाँ रहता है, जहां पहले रहता था आज भी वहीं रहता है। उन्होंने लाखों करोड़ों की और किसानों की कोई जमीनें नहीं हड़पी हैं। उनके भाई जो थे, जो छोटी दुकान चलाते थे, आज भी वही दुकान चलाते हैं। आज भी उनकी माँ उसी छोटे से घर में रहती है जहां पर पहले रहती थी। दीप्ति जी, तो दीप्ति जी, देखिए, एक दीप्ति जी, ऐसा परिवार है दीप्ति जी, और तो फिर दूसरे आप परिवार रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं उठा करके जेल में डाल देते? देखिए, सरकार आपकी केंद्र में है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप एक्शन ले लीजिए ना। कटाक्ष किसके भरोसे आप कर रहे हैं? कपड़ा पहनते दीप्ति जी, आपको ये पता है? आपको कुछ नहीं पता है, आपको नॉलेज ही कम है। पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप समझ के आइए, तब आप डिबेट में बैठिए, क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप जाइए मोदी जी से परिचय कीजिए, आप उनके बारे में समझिए है क्या हकीकत, तब बात करिएगा। खाना दिखाना और ये सब चीजें तो है ही है। देखिए इनको ज्यादा नॉलेज है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में। ये साथ में रह के आई हैं नहीं क्या? दीप्ति, मोदी जी के इनको ज्यादा नॉलेज है क्या उनके बारे में? दीप्ति रावत जी,
मेरा सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा, एक सेकंड राशिदा खान जी, राशिदा खान जी एक सेकंड चुपिएगा जरा। आप दीप्ति रावत भारद्वाज जी, मेरा सवाल ये है कि आपको बजाय इसके कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के कांग्रेस के राहुल और सोनिया पर कटाक्ष करने के, आप कार्रवाई कर दीजिए ना। हरियाणा में तो आप ही की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कर दीजिए रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में, डाल दीजिए जेल में अगर उन्होंने क्राइम किया है, उसकी तफ्तीश में जो चीजें सामने आ रही हैं। ये कटाक्ष किसके ऊपर कर रहे हैं? देखिए, आप ये बताइए, आप क्या इस बात से नकारेंगे क्या कि रॉबर्ट वाड्रा ने वहां कौड़ियों के दाम पर किसानों से जमीनें, मैडम तो सरकार आपकी है ना, कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? कार्रवाई कीजिए ना, कौन रोक रहा है? देखिए, तो कार्रवाई होगी, कब होगी, क्या होगी या हो रही है, ये बात मैं यहाँ बताने के लिए नहीं आई हूँ, इस बात की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं यहाँ पर। जो बात सच है और जो बात है, जो हम सबको मालूम है कि जो हुआ है, जो दामाद यहाँ का एक देश का दामाद है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबको पता है उनके बारे में। अगर आप दामाद बोलेंगे तो सबको किसका नाम याद आता है? दीप्ति रावत जी, ये नैरेटिव अच्छी बात है। आपने आरोप लगाया, केस भी उनके ऊपर दर्ज हुए, बहुत सारी चीजें हुई, क्या वो कार्रवाई हो नहीं रही है? इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही है? हो करके अगर वो अपराधी साबित हो गए हैं तो उनके खिलाफ सजा नहीं हो रही है? क्या है फिर? देखिए, आज पहली बात तो हम रॉबर्ट वाड्रा पे बैठे नहीं है यहाँ बात। आपने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के ही राहुल पे तो अटैक किया है ना? बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि इससे पूर्व ये जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में नहीं पता है, सिर्फ ये बैठ गई हैं बस। ऐसा व्यक्ति है ठीक है, जो कि निस्वार्थ भाव से ठीक है। अमलेंदु उपाध्याय जी, काफी देर से मैं आपकी तरफ नहीं आ सका हूं जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, मौजूदा वक्त में भारतीय राजनीति को क्या पार्टियां अपने अपने ही चश्मे से चला रही हैं? जाहिर तौर पर अपने ही चश्मे से चलाएंगी, मगर शब्दों की गरिमा कहीं खो रही है। क्या राहुल गांधी के उन शब्दों से अपमानित हुए हैं प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? इसको ऐसे देखा जाए? नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जवाब में पलटवार में हमलावर हो रही है, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी के शब्दों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आहत हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कहीं कोई नाम नहीं लिया, और अगर राहुल गांधी के सिर्फ हम तो हमारे तो कहने से अगर ये कोई संदेश जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन का विषय है, और उसके लिए होना चाहिए कि आखिर ये संदेश क्यों गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए लिया है। आपको याद होगा कि अरुण शौरी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बड़े मंत्री थे जी। सबसे पहले उन्होंने कहा था ये 2.5 लोगों की सरकार है। जब नरेंद्र मोदी 1 सरकार थी तो उसमें अरुण शौरी ने कहा था कि 2.5 लोगों की सरकार है। तो ये चीजें जो आपके यहाँ से उठ करके आ रही हैं वो बाहर के लोगों के पास कैसे पहुंच रही हैं? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा आत्मचिंतन जो है वो स्वयं में भी करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पर्याय ना हो जाए, मतलब व्यक्ति जो है वो पार्टी से बड़ा ना हो जाए, इसको भी भारतीय जनता पार्टी। और अमलेंदु जी, हमने इसी संसद में दोनों सदनों के भीतर या रैलियों के अंदर या पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे ही बड़े नेताओं के मुंह से ऐसी ऐसी भाषा सुनी है, ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं जिन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये एक जो प्रचलन हो गया है मौजूदा वक्त की राजनीति में ज्यादा जो बढ़ गया है, इस पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है? क्या इसके लिए चुनाव आयोग हो या फिर कोई और ऐसी बॉडी हो जो हमारे सियासी जमातों के राजनेताओं के शब्दों पर अंकुश लगाने के लिए, संयमित रखने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए? देखिए, ये मैकेनिज्म जो है वो राजनीति के अंदर से स्वयं निकल के आएगा, बाहर से इसमें कोई जो है वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कोई बॉडी भी अगर होगी भी तो वो भी नहीं लगा सकती। अब चुनाव आयोग की एक सीमा है। देखिए, जिस समय चुनाव होगा चुनाव आयोग उस समय तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये चीजें नहीं है। तो ये जो अंदरूनी सफाई है ये राजनीतिक दलों को अपने अंदर स्वयं करनी होगी। और मुझे लगता है कि इस मामले में हमारी जनता भी जो है वो, मतलब माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि कम खुशी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इस्तेमाल क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति इस तरह की नीचे जाकर, उसे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने मास को, अपने समर्थकों को एडजस्ट कर रहा है इस भाषा के जरिए, और उसको स्वीकारता मिल रही है। अगर ये स्वीकार्यता मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का स्तर गिरेगा। तो इस समाज के अंदर की चीज भी है, और समाज को भी जो इस पे जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राशिदा खान ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, अमलेंदु जी, जैसा कि उन्होंने उस पार्टी की तरफ से भी बोले गए शब्दों का, कुछ शब्दों का जिक्र यहां पर किया। सवाल यह है कि कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों की तरफ से ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल वक्तन फोक्तन किया ही जाता रहा है, और ऐसे में
जाहिर तौर पर जिन दो मुद्दों को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा को उसके जवाब में इन्होंने लिया कि हम दो हमें दो, उन्होंने कहा कि हम दो हमें दो, यानी कि सारा फायदा रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका को मिलना चाहिए। मगर ये रॉबर्ट वाड्रा जो है, क्या सियासी परसेप्शन बनाने के लिए इसको एक मुद्दे के तौर पर रखा गया है? ना उस हड्डी को ना निगला जाता है ना उगला जाता है। अगर कार्रवाई हो जाए जल्दी से, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या तो वो निर्दोष हो जाएंगे या तो वो बरी हो जाएंगे। ये प्रक्रिया लटकी क्यों हुई है अमनिंदु जी? नहीं, देखिए, ये प्रक्रिया इसलिए लटकी हुई है कि एक तो प्रक्रिया में मुझे लगता है कि ज्यादा दम है नहीं कानूनी तौर पे, और निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे जो है वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब जिसके राजनीतिक संबंध होते हैं और व्यापार में होता है तो उसके ऊपर सवाल उठते ही हैं कि किस तरीके से उसकी संपत्ति बढ़ी है। और ये अकेले रॉबर्ट वाड्रा के साथ नहीं है, तमाम रॉबर्ट वाड्रा जो है तमाम है। दामाजी आज ही नहीं है, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी उसमें भी दामाजी के चर्चे बहुत हुआ करते थे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ले भी नहीं सकता मैं, लेकिन तो चर्चे हुआ करते थे। तो दामाद जो है वो हर दल में और हर सरकार में हुआ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, अगर वास्तव में कोई चीज है और कानून अपना काम अगर ठीक तरीके से कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है, तो 6 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए हुए हो गए हैं, तो अब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और ऐसी स्थिति में जबकि केंद्र से लेकर के राज्य में आप एक ही पार्टी की बीजेपी की ही सरकार है, दीप्ति सिंह जी, अब जाहिर तौर पर ऐसी शब्दावली के जरिए से जनता को उनके मुद्दे से हटा करके कहीं ना कहीं अपने दोनों के बीच में एक नए स्टेज पर सियासत को ले जाती हैं पार्टियां, और जनता उसी में मस्त हो जाती है। जो जिसके सपोर्टर होते हैं उन्हीं की बातें करते रहते हैं, अपने मुद्दों से उनकी भी निगाह हट जाती है। क्या यही कोशिश है राजनीतिक पार्टियों की? जी देखिए, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, जब ऐसा टाइम आता है, लगता है कि वो काफ़ी टफ हो रहा है सरकार को उस पर जवाब देने का, तो हमने देखा है कि मुद्दों से किस तरीके से ध्यान डिविएट करने के लिए कुछ नए मुद्दे डाल दिए जाते हैं। जैसे आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि देश में हमारे पास और भी कई मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि संसद में 2 ऐसे सांसद जो बहुत ही पुराने हैं, कोई नए नहीं है, जो आज गए हैं और पार्लियामेंट के तौर तरीके और कंडक्ट उनको नहीं पता है, लेकिन किस तरीके से ये बातें करते हैं, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। बशर्ते इसके कि इसमें हमें आज ये चर्चा करना चाहिए था कि ये जो हमारा बिल आया है या कृषि बिल जो है या इस बार का जो हमारे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्या ऐसी सिचुएशन पैदा करके पॉलिटिकल पार्टी सारी चीजों से ध्यान हटा देती है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है जब्बार, क्योंकि देखिए ना, हम लोगों का जो अभी जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, साफ सारे मुद्दों से हटके एक ऐसे मुद्दे पे आ गया। और ये हम ही नहीं, हम जैसे पूरे भारत के लोग 2 खोमे में बट गए होंगे, और एक बोल रहा होगा उसने सही किया, एक बोल रहा होगा उसने सही किया। हम चाइल्डिश गेम की तरह इसमें साफ ज़ेबा यास्मीन जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जोड़ दिए, फिर मैं सवाल लाता हूं। अभी मैं आपकी बात से सहमत होंगी, क्योंकि मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी है, इसलिए मुद्दों को भटकाया जा रहा है। भाई गरीबों की बात नहीं होनी है, किसानों की बात नहीं होनी है, छात्रों की बात नहीं होनी है, नौकरी की बात नहीं होनी है। और अभी जो बात आ रही थी कि अगर तंज कस रहे रॉबर्ट वाड्रा पे, तो ये बताइए 7 साल की इनकी केंद्र में सरकार है, ये अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाए या लेना नहीं चाहते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर इनको किसी चीज से आपत्ति है तो केंद्र में और कई राज्यों में इनकी सरकार है, ये अभी तक उस पर एक्शन ले लेते, क्योंकि इन्हें एक मुद्दा बनाना है, उस पर सिर्फ चर्चा करना है, एक्शन नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे, अभी इनकी प्रवक्ता महोदय बोल रही थी कि सीतारमन जी ने जो कहा, देखिए वही बात है ना कि हम कहें तो वो गलत है, और जो सीतारमन जी ऐसे, तो अभी आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग को कोई नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आंदोलन जीवी, ऐसी एक जमात पैदा हो गई है देश में कि आंदोलन जीवी। अब ये बताइए, हमारे देश में बिना आंदोलन के हमें क्या मिला है? बिना आंदोलन की तो आजादी नहीं मिली, बिना मांगे तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। तो जब तक अपनी आवाज उठाएंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री पे एक्शन कौन लेगा बताइए? और अभी ये कह रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। आप ये बताइए, ये पहली सरकार केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश में है जो सोशल मीडिया पे इनके विरोध में भी कुछ लिख देने पे एफआईआर हो जाती है। इतनी एफआईआर कभी नहीं हुई। अभी ट्विटर के खिलाफ इन्होंने नोटिस जारी करी कि अगर आप इतने अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे जो इनके खिलाफ लिखते हैं, जो किसानों के पक्ष में लिखते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आलोचना स्वीकार ही नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ अपने को सही और दूसरों को गलत करने पे अड़ी हुई है। इसके लिए चाहे तानाशाही बर्ताव लेके आए, चाहे जो करके, आप सोशल मीडिया सोचिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच रह नहीं गई है
भारतीय जनता पार्टी के रहते। और इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोकसभा में खड़ी होकर अगर तंज कस रहे हैं तो इससे बड़ा खेल तो दीप्ति भारद्वाज जनता ने कभी नहीं देखा। दीप्ति भारद्वाज जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि क्या आपकी सरकार चूंकि इतनी मजबूत स्थिति में है, इतना बड़ा बहुमत आपको मिला है, इसलिए विरोधी दलों का विरोध या फिर उनकी असहमति नहीं करती, इतनी मजबूत होती तो इतनी डरपोक नहीं होती कि किसी के एक लाइन लिख देने से ठीक है, तो मैं सीधा सवाल दीप्ति भारद्वाज जी इन्हीं के शब्दों में, क्या जितना बड़ा बहुमत है उस हिसाब से उसी स्तर पर आपकी सरकार डर रही है, इसलिए असहमति नहीं बर्दाश्त कर पाती है, इसलिए सवालों को झेल नहीं पाती है? देखिए, जो जायज सवाल हैं उनको उनके जवाब भी मिलते हैं और दिए भी जाते हैं। और जहां तक बात है, देखिए जो इनके हक में है सवाल वो बस इनके लिए जायज है, बाकी किसी की हक की बात जायज नहीं है। किसानों की हक की बात आपके लिए जायज नहीं है। अपनी बात किसान पागल है। ज़ेबा जी किसान मर चुके हैं और आप कह रहे हैं ज़ेबा जी, जायज नहीं है। ज़ेबा जी एक बार उनको बोलने दीजिए, आप बोल रही थी तो वो खामोश थी जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी जो जायज़ सवाल हैं उनके जवाब दिए भी जाते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी की जो बात कही और जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही, और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है या मेरे ऊपर बात कही कि मैंने कुछ कहा, तो आप ये देखिए आंदोलन, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी में क्या फ़र्क है। इस देश में आंदोलनकारियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड जो राज्य बना वो आंदोलनकारियों के कारण ही बना। देखिए, आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी में फर्क है। जीवी वो व्यक्ति है जो हर आंदोलन में नजर आता है। तो उसमें गलत क्या है दीप्ति भारद्वाज जी? अगर एक आदमी सभी मुद्दों के आंदोलन में शामिल हो तो उसमें गलत क्या है? ऐसे तो पत्रकार बताए आप भी सारे मुद्दे उठाते हैं, तो आप भी आंदोलन जीवी हुए। आपका कहने का मतलब है आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी में कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक नागरिक होने के नाते कोई नागरिक अगर सभी जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होता है तो उसमें गलत क्या है? आप तर्कों से गलत साबित कर दीजिए। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप ये बताइए कि जो जेएनयू में हो रहा है वो वहां पे भी आंदोलन करें, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वहां पे भी आंदोलन करें, जो भी एंटी स्टेट, जो चीजें एंटी स्टेट है, जहां जहां आंदोलन है, चाहे किसान बैठे हो, चाहे स्टूडेंट बैठे हो, चाहे शाहीन बाग का मुद्दा हो, हर जगह आपको एक ही तरीके के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इन सभी जगहों पर मिलेंगे। तो आप क्या कहेंगे उनको? क्या कौन है किसान आंदोलन में? एक ही तरीके के कौन से लोग? किस मुद्दे पे? किसान आंदोलन में ऐसे वो कौन से लोग हैं जो हर मुद्दे पर बैठे रहे हैं? और अगर ऐसे होंगे भी दो चार उंगलियों पर गिने चुने वाले। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं और वो चाहते हैं कि सरकार को किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, और पार्लियामेंट में तो कर नहीं पाते हैं तो बाहर किया जाए, और बाहर उसके लिए वो हर चीज की कोशिश करते हैं। वो बाहर से फंड भी मंगवाते हैं, उसको फाइनेंस भी करते हैं, बहुत चीजें करते हैं। तो देखिए, ये फर्क अगर यहाँ पर बैठे लोगों को नहीं मालूम है आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी में फर्क, तो इसीलिए मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी कि आपको जानकारी मिल जाए कि आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी में क्या फर्क होता है। प्लीज आप सब जान लीजिए इसको, जिसको नहीं मालूम था। और कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बाकी मुझे लगता है मैंने आपके आंसर दे दिया है। नहीं दीप्ति रावत जी, सवाल ये है कि सत्ता पक्ष जो अपने मुद्दे उठाता है, जिन शब्दों के साथ आप उसे गलत साबित कर देती हैं, ये आपकी पार्टी, विपक्ष जब उठाता है और सत्ता पक्ष किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करें वो सब कुछ जायज होता है। इसी को लेकर तो टकराव आना, इसी को लेकर के तो राहुल गांधी कई बार उनका गुस्सा भी नजर आता है या उनका फ्रस्ट्रेशन नजर आता है कि साहब सत्ता पक्ष जो नैरेटिव सेट करे वो सही है, चाहे गलत हो या सही हो। विपक्ष जो सवाल उठाए वो गलत है, गर्चे वो सही क्यों ना हो। देखिए, नैरेटिव सेट करने का काम उनकी पार्टी का है। राहुल गांधी का नैरेटिव हम नहीं सेट करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी करे उनका नैरेटिव सेट। हमारा काम है हमारी पार्टी का नैरेटिव सेट करना, हमारी सरकार का नैरेटिव सेट करना, और जनता का काम है। इससे पूर्व पहले भी किसी ने
एक वक्तव्य कहा था, यहाँ पे कुछ बात कही थी और उन्होंने कहा था जितने लीडर्स पार्लियामेंट हैं उनका सर्वे करा लेना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब जो वोट देने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नकारा हैं, उन्होंने बिना अपने समझ के वोट दिया। इसका मतलब तो आप भारत की जो जनता है उसको कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो ट्विटर पे बैठे लोग हैं या जो फेसबुक पे बैठे लोग हैं केवल वही बुद्धिजीवी हैं जिनके पास ट्विटर और फेसबुक की बात का जवाब देना चाहती हूँ। दीप्ति जी आप ध्यान से सुनिएगा, यही लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मोदी जी जब आए थे इन्होंने कहा था कि मैं इतना संघर्ष करके आया हूँ, मैं इतना संघर्ष करके आया हूँ। तो वो संघर्ष आंदोलन था, वो आंदोलन जीवी थे कि आंदोलनकारी थे, पहले ये बताइए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आरएसएस के वंदित नारायण चौधरी जी जो है उन्होंने किसानों के समर्थन किया है, और वो कौन थे? वो आंदोलन जीवी थे कि आंदोलनकारी थे? दीप्ति जी आपको नॉलेज नहीं है, आप पहले बात समझिए। 2011 में राजनाथ जी यही जंतर मंतर में जाकर किसानों का समर्थन किया था, तब वो सरकार किसकी थी? हम नैरेटिव स्टोरी नहीं करते हैं, यू आर कॉलिंग द स्टोरी, आप स्टोरी वो बनाती है, आप नहीं बनाते हैं। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि यही भारतीय, देखिए यही भारतीय किसान में जो है मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, प्लीज अगर आप इस तरीके पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, आप नहीं आएगा। सुनिए, सिख धर्म के सनातन की रक्षा के लिए जो बनाया गया था अकाली दल लोंगोवाला, यही खालिस्तान का समर्थन किया था, और यही भारतीय जनता पार्टी में आज मंत्री बना बैठा हुआ है। तो आंदोलनकारी आंदोलन जीवी सब आप ही में है, और हमने जो किया वो संघर्ष किया, 1947 की लड़ाई लड़के अकाली दल आजाद किया है। अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बना ली है। बीजेपी के केंद्र के जरिए लाए गए कानून की मुखालफत कर रही है अकाली दल। दूरी बना ली, क्यों बना ली, क्यों बना ली, क्यों बना ली? इसका रीजन क्या, इसका रीजन क्या, इसका रीजन क्या है? आप भी जानते हैं, क्योंकि ये इनकी ही सरकार के कुछ विधायक कुछ साल इनके विरोध में है, लेकिन ये चीज मीडिया में नहीं दिखाई जाती है, और दीप्ति जी को नॉलेज नहीं है, इनसे कहिए पूरी नॉलेज लेके आए तब डिबेट में बैठे। प्लीज इस तरीके की बहस को आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक सेकंड अमलेंदु जी, और रही कहती है कि एक सेकंड राशिदा खान जी, हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जो जनता इस वक्त देश प्रदेश में देख रही है, इस चर्चा को कम से कम उनको कुछ मिलना चाहिए, निष्कर्ष कुछ आना चाहिए। अमलेंदु जी, ये जो स्थिति है, और ऐसे में ये बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जाती है कि जब सख्त सवाल पूछ लो या मुद्दों की सवाल करो कि डीजल क्यों महंगा इतना ज्यादा, पेट्रोल क्यों महंगा इतना ज्यादा, किसानों के लिए कानून ठीक नहीं है, तो फिर उसको वैसे ही लौटा दिया जाता है कि साहब आप लोग तो देश के हित में बात नहीं करते हो। ये एक नया परसेप्शन जो शुरू हुआ है, क्या आगे ये और खतरनाक स्टेज तक जाएगा? निश्चित तौर पे ये आगे बहुत खतरनाक स्टेज पे जाएगा, और ये जो है डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब देखिए, अभी जो लोकसभा में जो सूचना दी गई है जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा, कि 2019 में देशद्रोह संबंधी कानून के अंतर्गत 96 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें सिर्फ 2 को सजा दी गई, और 29 उसी वर्ष जो थे वो दोष मुक्त पाए गए, बाकी इस पर मुकदमा चल रहा है। 2016 से 2019 के बीच में जो है 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 132 ही जो थे वो दोषी पाए गए। तो ये कुल मिला के जो स्थिति जिस तरीके से बड़ी संख्या में देशद्रोह के मुकदमे कायम हो रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के आरोपों के जवाब जिस भाषा में दिए जा रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, जो भी सरकार में होता है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि 70 सालों में सरकारों के ऊपर जो सवाल नहीं उठे हुए हों, या 70 सालों में देश के अंदर आंदोलन नहीं हुए हों। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और सरकारों ने उनको अच्छे तरीके से डील किया है, और कोई भी आंदोलन जो है जो भी होता है वो देश के खिलाफ नहीं होता है। मगर अभी पेंगोंग को लेकर के जो समझौता हुआ उस पर बीजेपी ये कहती है कि साहब कम से कम देश के मुद्दों पर तो विपक्ष साथ खड़ा रहे। चीन के साथ में हमने समझौता किया, देश हित का मुद्दा है, इसमें सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए विपक्ष को। नहीं तो सरकार देश के साथ खड़ी है क्या? अगर सरकार देश के साथ खड़ी है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। भाई सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे, विपक्ष यही तो बार बार कह रहा है कि जो स्थिति थी, जब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई आया है ना कोई गया है, अगर वो स्थिति ठीक थी, प्रधानमंत्री का वक्तव्य उसमें ठीक था, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री का वक्तव्य ठीक था कि ना कोई आया है ना कोई गया है, लेकिन अगर विपक्ष में सवाल उठा रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो उसमें स्थिति स्पष्ट करे, विपक्ष के लोगों को ले जाकर के वहां मुआयना कराए कि देखिए हमने कहा था कि यहाँ ना कोई आया ना कोई गया है, ये देखिए ये स्थिति है।
तो ये स्थिति होनी चाहिए। तो जब अगर किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के अगर देश के अंदर कोई मतभेद पैदा हो रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो विपक्ष को बैठा करके बात करे और उस पर जो है वो वक्त बहुत कम है। मैं बिना अनइंटरप्टेड मौका दे रहा हूं आपको। दीप्ति भारद्वाज जी, बजट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। एक सवाल उससे है कि ठीक है, स्वास्थ्य के महकमे में आपकी सरकार ने बजट को बहुत अच्छा बढ़ाया है, बहुत अच्छा किया है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन किसानों की चूंकि बात बहुत ज्यादा है, यूरिया के दाम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, ऐसे में शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तो बुनियादी चीजें थी। अगर इस पर सवाल पूछा जाए तो इस पर तिलमिलाहट क्यों है? देखिए, अभी हम बजट की बात कर रहे हैं और मैं इससे पूर्व पहले जो ये बोल रही थी ना, मैं उस पर एक चीज को जवाब देना चाहूंगी। आपने तो ये सवाल पूछा है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इससे पूर्व ये भी कहा गया कि यहाँ पर पैंडेमिक के समय में यहाँ पे लोग भूखे मर गए, लोगों को खाना नहीं मिला। तो मैं ये बताऊंगी कि 80 करोड़ लोगों को खाना 4 किलो चना और 2 किलो दाल में क्या आपका घर चलता है? कोविड पीरियड, ठीक है। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, वो देश में, यहाँ जो हमारे देश में जो वैक्सीन जिस स्पीड से लोगों को मिल रही है और लग रही है, वो दुनिया में नंबर 1 पे हम लोग हैं। जिस तरीके से हम ये अभी वैक्सीन हम लोगों को दे चुके हैं, जितनी तेजी से हम दे चुके हैं, तो देशवासियों के लिए फ्री होगी वो वैक्सीन। तीसरी चीज, यूरोप में और बाकी हमने करीबन 20 से ज्यादा देशों को हम ये वैक्सीन सप्लाई बिहार में आने वाला है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी फ्री मिल जाए, बाकी किसी को फ्री नहीं मिलेगी। अपनी वैक्सीन कहाँ से मंगवाए, वो इंडिया से मंगवाए या वो चाइना से मंगवाए, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को उसमें प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि चाइना से लोग एक वैसे ही थोड़ा डरे हुए हैं, वहां से मंगवाना नहीं चाहते। दूसरा, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस महामारी में पीपीपी में इन्होंने घोटाला किया है और इन्होंने अस्पताल में घोटाला किया है। सिंह जी, एक आखिरी कमेंट के तौर पर, क्योंकि आज चर्चाओं में जो अलग अलग पहलू सामने आए, कैसे इसको देखें? दीप्ति सिंह जी, देखिए, जो समय है जब डेमोक्रेसी में ये बनाया ही गया है, ये व्यवस्था ही है कि आपसे विपक्ष सवाल पूछेगा। जब सवाल सामने आए तो बौखलाहट में, क्योंकि आपके समय में ऐसा हुआ था, इसलिए अगर हम ये कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब है और इससे आप अपने जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसी नोट पर आज इस चर्चा को यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। वक्त की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, दीप्ति रावत भारद्वाज जी, राशिदा अहमद जी, ज़ेबा यास्मीन जी, अमलिंदु जी और दीप्ति सिंह जी, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर देश चलता है जनता के पैसों से और सियासत होती है, राजनीति होती है जनता के लिए, जनता के जरिए चुन करके जो लोग पहुंचाए जाते हैं। मगर सवाल ये है कि सत्ता पक्ष से हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे और ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाए, उनकी नीतियों को लेकर के चर्चा करे। मगर शब्दों की गरिमा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनता है, ये सबको जानती है। आज की इस चर्चा में इतना ही।